आज की इस वीडियो में आपके समक्ष मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिस लेके आया हूं और ये जो नोटिस है ये 4 दिन पहले की है, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हम सभी के लिए। इसलिए भी इंपॉर्टेंट है, अगर आपको एकेडमिक्स में बने रहना है, अगर आपको एकेडमिक्स में जाना है, अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन में हो, अंडर ग्रेजुएशन में हो, है ना, या फिर पीएचडी कर रहे हो, रिसर्च वर्क कर रहे हो, असिस्टेंट प्रोफेसर हो, एसोसिएट प्रोफेसर हो, प्रोफेसर बनना चाहते हो, तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। और हर किसी के दिमाग में ये क्वेश्चंस आता ही आता है और हर किसी के दिमाग में ये आता है कि मैं पब्लिकेशन कहाँ से करूँ, पीयर रिव्यू में पब्लिकेशन कर दूं क्या चल जाएगा, स्कोपस में करना है, कौन से स्कोपस जर्नल में करूं, कौन सा स्कोपस से लिस्टेड है ना। इस तरह के बहुत सारे हजारों क्वेश्चंस होंगे आपके दिमाग में, लेकिन यही सारे क्वेश्चंस का सवाल मैं आज के इस वीडियो में देने वाला हूं। अब देखो, पहले क्या था कि लोग पैसे लेते थे, पहले लोग पैसे लेते थे और कहते थे 5,000 दो, 10,000 दो, 15,000 दो, 25,000 दो और मैं आपके पब्लिकेशन करा दूंगा, स्कोपस में करा दूंगा, इस मंथ में करा दूंगा, उस मंथ में करा दूंगा। तो ऐसा था सिचुएशन कि कोई भी इंसान कितने भी पैसे लेके लोगों को पब्लिकेशन, क्योंकि पब्लिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर हो तो आपको मिनिमम 2 पब्लिकेशन चाहिए, एसोसिएट प्रोफेसर हो आपको मिनिमम 4 से 5 पब्लिकेशन चाहिए, ताकि आप हर साल, ये हर साल की मैं बात कर रहा हूं, अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन में हो फिर भी आपके प्रोफेसर बोलेंगे आपको एटलीस्ट 1 या 2 पब्लिकेशन करनी ही करनी है। तो ये जो पब्लिकेशन का खेल है, ये जो पब्लिकेशन का कह सकते हैं कि हर्डल था, इस हर्डल को यूजीसी नेट ने बिल्कुल बिल्कुल सिंपल कर दिया है। और ये जो नोटिस है, इस नोटिस के माध्यम से आपको दिखेगा कि किस तरह से, जस्ट अ सेकेंड, इस नोटिस से आपको दिखेगा कि किस तरह से यूजीसी नेट ने ये जो स्कोपस है उस जर्नल को खत्म कर दिया है। अब सबसे पहले चीज दिमाग में आपके आएगी, अगर स्कोपस को खत्म कर दिया है तो क्या, अगर आपका पब्लिकेशन स्कोपस में है या स्कोपस में था, क्या वो वैलिड है कि नहीं है। तो सबसे पहली चीज है, हाँ बिल्कुल वैलिड है। अगर आपका स्कोपस, आपका अगर जर्नल किसी स्कोपस जर्नल में, आपका अगर पब्लिकेशन किसी स्कोपस जर्नल में पब्लिश्ड है और वो पब्लिकेशन 2025 फरवरी 2025 से पहले या इस नोटिस से पहले की है, तो वो वैलिडिटी है, वो उसकी वो मतलब वो वैलिड है, ठीक है। लेकिन अब आज के बाद से, मतलब इस 4 दिन हो गए हैं इस नोटिस के आए हुए, और इस नोटिस के आने के बाद से आप अगर स्कोपस में पब्लिकेशन कराओगे तो उसकी कोई वैलिडिटी नहीं रहेगी, ठीक है। तो आपको ये दिमाग में रखना है कि आप स्कोपस के पीछे नहीं भागना है, आपको सिर्फ और सिर्फ पीयर रिव्यू जर्नल में ही पब्लिकेशन करने से काम चल जाएगा। लेकिन उन्होंने कुछ गाइडलाइंस दी, जिसको आपको फॉलो करना है। ये पब्लिकेशन पब्लिशर को भी फॉलो करना पड़ेगा, ये एक इंडिविजुअल को भी फॉलो करना पड़ेगा, एक असिस्टेंट एसोसिएट जिसे जिसे भी पब्लिश करना है, हर किसी को इसको फॉलो करना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं क्या क्या कहता है। हाई क्वालिटी रिसर्च के लिए, क्योंकि हाई क्वालिटी रिसर्च धीरे धीरे इंडिया से खत्म होती जा रही थी, तो लोग ऑब्वियसली बात है पैसे दे दे के पब्लिकेशन करा रहे थे। तो यहाँ पे हाई क्वालिटी रिसर्च पेपर के लिए इन्होंने कुछ सजेशन दिए, कुछ सजेस्टिव पैरामीटर्स हैं जिसको हर इंसान को फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहला है, आपको जो कि प्रिलिमिनरी है, मतलब सबसे पहले इनिशियली आपको क्या देखना है, अगर आप पब्लिश करने जा रहे हो, पब्लिशर के पास जा रहे हो, है ना, और किसी पीयर रिव्यू के पास जा रहे हो। देखो, पहले समझना है पीयर रिव्यू है क्या। पीयर रिव्यू का मतलब ये होता है कि कोई एक वेबसाइट जो पब्लिकेशन कराती है, कोई एक पब्लिकेशन हाउस जो पब्लिकेशन कराती है, और उसके अंदर सिर्फ एक नहीं बहुत सारे एकेडमिक्स मेंबर्स होते हैं। बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज के होंगे, डीयू के होंगे, जेएनयू के होंगे, बीएचयू के होंगे, है ना, और उनका एक पब्लिकेशन हाउस होगा और वो उसको रिव्यू करते हुए पब्लिकेशन करते हैं, पब्लिश करते हैं, है ना। तो उसी को बोलते हैं पीयर रिव्यू जर्नल, जिसके अंदर कोई पीर खड़ा है, कोई पीर बैठा है जो उस आपके वर्क को रिव्यू करेगा, उसके बाद आपके वर्क को पब्लिश किया जाएगा। तो इसके कुछ क्राइटेरिया हैं। जैसे सबसे पहले आपको देखना है जर्नल का टाइटल, जर्नल का टाइटल क्या ऑथेंटिक है, वेदर इट्स ऑथेंटिक और नॉट, ये सबसे पहले आपको देखना है। फिर उसका आईएसएस नंबर, आप देखोगे कोई भी बुक पब्लिश कराते हो या कुछ भी पब्लिकेशन कराते हो, उसका आईएसएन नंबर होता है, उस वो नंबर आपके उस पब्लिकेशन पे है या नहीं है। तीसरी चीज आपको देखनी है, वो देखनी है कंटिन्यूटी, रेगुलर पब्लिकेशन है या नहीं। जैसे कुछ होते हैं 6 मंथ में पब्लिकेशन होते हैं, कुछ 3 मंथ में पब्लिकेशन होते हैं, है ना, जैसे कुछ क्वार्टरली होते हैं, कुछ ईयरली होते हैं, कुछ हाफ ईयरली होते हैं, कुछ मंथली होते हैं, कुछ वीकली भी होते हैं। तो क्या उनका जो पब्लिकेशन है क्या वो रेगुलर है, वेदर इफ इट इज रेगुलर तो आप उसको कंसीडर कर सकते हैं। फिर क्या था कि कॉन्टैक्ट एंड पब्लिकेशन डिटेल्स, पब्लिकेशन डिटेल्स और कॉन्टैक्ट ऑथेंटिक होनी चाहिए। उसके जो इन्फॉर्मेशन है, पब्लिशर के इन्फॉर्मेशन है, पब्लिशर का जो एड्रेस है, उसका जो कॉन्टैक्ट डिटेल है, वो प्योर एंड ऑथेंटिक होनी चाहिए, तभी वो जर्नल मान होगा। फिर कहता है कि ट्रांसपेरेंट रिव्यू पॉलिसी, उसकी जो पॉलिसी है, उसकी जो पीयर रिव्यू की जो प्रोसेस है, उसकी गाइडलाइंस क्लियर मेंशन होनी चाहिए।
फिर वेबसाइट ऑन अ सर्टिफाइड डोमेन, उसका एक प्रॉपर डोमेन होना चाहिए, उस नाम से डोमेन होना चाहिए और उसका एक प्रॉपर वेबसाइट होना चाहिए, ताकि एक प्रोफेशनल मैनेजमेंट वेबसाइट पे आपको पता चल सके, या किसी अदर पर्सन को जो देखना चाहता है आपका जो भी पब्लिकेशन आप कर रहे हो वो दिखना चाहिए। उसके बाद ओपन एक्सेस और सब्सक्रिप्शन बेस्ड पॉलिसी, क्लियरली उसकी जो पॉलिसी है उसको मेंशन करनी चाहिए, वेदर इट्स फ्री, वेदर इट्स क्योंकि कहीं एप्लीकेबल है, कहीं फी है। अगर फी लग रही है तो किस वजह से लग रही है, किस वजह से, एडिटिंग की वजह से लग रही है, किसी और की वजह से लग रही है, तो उसके पीछे क्लियरली मेंशन होना चाहिए कि आपका पैसा क्यों लग रहा है। एंड देन इंटीग्रेशन विथ नेशनल इंटरनेशनल रिपोजिटरीज, उसमें यह भी देखना है कि ये इंटरनेशनल और नेशनल जो यूनिवर्सिटीज हैं, क्या उससे उसके साथ इनका एक समन्वय है ना, उनके साथ इसका एक कनेक्शन है या नहीं है। जैसे देखो कि मोस्टली जो इंटरनेशनल वर्कशॉप्स होते हैं, मोस्टली इंटरनेशनल सेमिनार्स होते हैं, वो इंटीग्रेशन से बनते हैं। दो यूनिवर्सिटीज, बड़े बड़े दो यूनिवर्सिटीज आपस में मिलते हैं, है ना, और फंड शेयर करते हैं, अपने पीयर्स को शेयर करते हैं, पीयर्स मतलब अपने इंटेलेक्चुअल्स को शेयर करते हैं, और फिर जाके पब्लिकेशन होता है जिसके भी इंपॉर्टेंट या जिसके भी सबसे अच्छे वर्क्स होते हैं, है ना। तो ये क्या है, इंटीग्रेशन है। इसलिए कोलैब, जिसको सिंपल कह लो कोलैब, कि इंटीग्रेशन है दो अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटी का कि नहीं, इंटरनेशनल हो सकता है, जैसे जेएनयू बीएचयू के बीच में हो गया, आईआईटीज जेएनयू के बीच में हो गया, इस तरह से। फिर आर्काइवल पॉलिसी, क्या उसके पास एक अच्छी आर्काइवल पॉलिसी है या नहीं, मतलब कि आपके जितने भी जर्नल पब्लिश हुए हैं वो जर्नल आपके आर्काइव में हैं या नहीं है। अगर अवेलेबल नहीं है, अगर किसी पर्टिकुलर टाइम में किसी को चाहिए होगा, तो क्या वो अवेलेबल आप करा सकते हो या नहीं। ये सारी की सारी चीजें, ये जो सबसे पहला एनेक्सर है, जो सबसे पहला 9 पॉइंट जो दिए गए हैं, वो सबसे पहले आपको देखना है। फिर एक तरह से ब्रॉडर क्राइटेरिया, जिसमें एडिटोरियल बोर्ड के डिटेल को आपको देखने पड़ेंगे, वेदर दे आर ऑथेंटिक और नॉट, वेयर देयर एक्सपर्टीज मीट्स योर पब्लिकेशन और नॉट। फिर एडिटोरियल बोर्ड के कंपोजिशन को आपको देखना है, सब्जेक्ट के एक्सपर्टीज को देखना है, एकेडमिशियंस को देखना है, साइंटिस्ट को देखना है, रिसर्चर्स को देखना है कि वो तो ऑथेंटिक है या नहीं। आपको अगर नाम दिया हुआ है कि जेएनयू से है, बीएचयू से है, किसी स्टेट यूनिवर्सिटी से, पंजाब यूनिवर्सिटी से है ना, तो आपको देखना पड़ेगा वेदर दैट पर्सन इज वर्किंग देयर और नॉट, ये ऑथेंटिक डिटेल दिया गया है या नहीं है, क्या वो सच में रिसर्चर है, क्या वो सच में साइंटिस्ट है। फिर एफिशिएंट एडिटोरियल पीयर रिव्यू प्रोसेस, एक तरह से रिग्रेस रिव्यू होनी चाहिए। सपोज आप किसी चीज को पब्लिश कराने जाते हो, तो आपको आपके उस वर्क के लिए सबसे पहले रिव्यू की जाती है, फिर जाके आपका पब्लिकेशन होता है। और ये कंप्लाइंस होना चाहिए, क्लियर टाइमलाइंस देनी चाहिए, मतलब एक तरह से प्रॉपर गाइडलाइंस होना चाहिए। जैसे अगर आपने दिया तो आपको 1 वीक 15 डेज एक्सेप्टेंस जो रेट है, जिसको कहते हैं एक्सेप्टेंस, कब आपका एक्सेप्ट होगा, ये सारी की सारी चीजें क्लियरली मेंशन होनी चाहिए। फिर आगे कहता है कुछ एडिटोरियल पॉलिसी भी देखनी चाहिए, जैसे एम क्या है आपके वर्क का, ऑब्जेक्टिव्स, स्कोप, क्लियरली डिफाइन होना चाहिए आपके गोल। अगर कोई जर्नल है, उस जर्नल का जो गोल है वो क्लियरली उसके वेबसाइट पे या उसके मोटो में होना चाहिए। फिर सब्जेक्ट एरिया, स्पेसिफिक फील्ड, जैसे सपोज अगर कोई साइंस का है, कोई साइंस बैकग्राउंड से है, या कोई ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड से है, तो ह्यूमैनिटीज के प्रॉपर तरीके से लिखिए। जैसे आप इंग्लिश में पब्लिश करोगे, पॉलिटिकल साइंस में पब्लिश करोगे, इकोनॉमिक्स में पब्लिश करोगे, तो आपको देखना पड़ेगा आपके ह्यूमैनिटीज में है या नहीं, है ना। आपका जो स्पेसिफिक फील्ड है वो उस पर्टिकुलर जर्नल में अलाइन करता है या नहीं करता है। वैसे आजकल मल्टी डिसिप्लिनरी हो गया है, आप ह्यूमैनिटीज के भी साइंस में पब्लिश कर सकते हो। एंड देन आर्टिकल प्रोसेसिंग चार्ज, ये ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। जो फी स्ट्रक्चर है आर्टिकल के प्रोसेस करने का, किस वजह से वो फी ले रहा है, उसके प्रोसेस करने का जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल स्पेसिफिक होनी चाहिए। वैसे पब्लिकेशन का पैसे नहीं लगने चाहिए, लेकिन अगर लग रहा है तो क्लियरली मेंशन होना चाहिए। फिर पब्लिशिंग टाइमलाइन, एवरेज टाइमलाइन कितना समय लगता है सबमिशन में और पब्लिकेशन में। सबमिशन के समय और पब्लिकेशन के समय हमेशा एक टाइम होता है, एक टाइम फ्रेम होता है कि 1 महीने के बाद, 2 महीने के बाद पब्लिश होगा, तो वो प्रॉपरली मेंशन होनी चाहिए। फिर एक्सेप्टेंस रेट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सेप्टेंस रेट जो है परसेंटेज ऑफ सबमिशन एक्सेप्टेड फॉर पब्लिकेशन, मतलब कि अगर सपोज मान के चलो 1000 पब्लिकेशन हो रहे हैं, अगर 1000 लोगों ने अप्लाई किया है, तो 1000 में से कितने का एक्सेप्टेंस हो रहा है, 10 का हो रहा है, 5 का हो रहा है, 50 का हो रहा है। अगर 1000 में से 1000 का हो रहा है तो फिर वो तो इनवैलिड हो जाएगा, फिर वो तो बेकार का जर्नल हो जाएगा, उसकी कोई वैलिडिटी नहीं रह जाएगी, है ना। तो वो भी आपको देखना है। फिर कहता है जर्नल्स क्वालिटी क्राइटेरिया कंटेंट, कहता है कि एकेडमिक कंट्रीब्यूशन कितना वो देता है, जैसे मोटिवेशन, एडवांसमेंट ऑफ
एग्जिस्टिंग नॉलेज एंड एप्लीकेबिलिटी ऑफ पॉलिसी मेकिंग, विच मीन्स कि एक तरह से सजेस्टिव पैरामीटर है जहां पे वो देखेगा कि आपकी वर्क की क्वालिटी क्या है, क्या ये पॉलिसी मेकिंग में हेल्प कर रहा है, क्या ये एडवांसमेंट में हेल्प कर रहा है, क्या ये मोटिवेशन में हेल्प कर रहा है ना, आर्टिकल क्या इतना इंपॉर्टेंट है। फिर conformity of journal space, which means article must align with journals state aims and objectives, which means कि उसका आर्टिकल, जो भी चीज आप पब्लिश कर रहे हो, जो भी चीज आप पब्लिश करने जा रहे हो, क्या आपका जो एम है, आपका जो मोटिव है उस जर्नल से अलाइन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। वैसे ये देखो जर्नल के लिए ओवरऑल दिया गया है, लेकिन एज अ रिसर्चर, एज अ पब्लिशर या फिर एज अ स्टूडेंट जो पब्लिश करना चाहते हैं उसको ये सारी की सारी चीजें जानकारी होनी बहुत जरूरी है। तभी आपका, क्योंकि आप ऐसे अगर पब्लिकेशन करवा लोगे है ना 10,000 दे के 15,000 दे के, है ना, तो फिर आप बाद में बोलोगे आपके पॉइंट्स नहीं मिले, है ना, इसके पॉइंट्स क्यों नहीं मिले, ये बेकार क्यों हो गया, है ना। तो इन सब पे बहुत ध्यान देने की जरूरत है। उसके बाद कहता है जर्नल का स्टैंडर्ड होना चाहिए, बायोग्राफीज, डाटाज, लिटरेचर, साइटेशंस ये एक्यूरेट होनी चाहिए, स्पेसिफिक होनी चाहिए। अगर आप गलत कर रहे हो, अगर आप चैट जीपीटी यूज कर रहे हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज कर रहे हो लिखने में, तो आप पकड़े जाओगे, है ना, क्योंकि प्लेजरिज्म एक ऐसा चीज है, एक ऐसा टूल है जहां पे आपको इजीली पकड़ लिया जाएगा कि आपने एआई से कॉपी किया है, तो फिर आप वहां से बैन भी हो सकते हो। तो बी केयरफुल, लाइफ में कभी ऐसी गलती आप मत करना। फिर फॉन्ट एंड डिजाइन देखो कि जब भी आप पब्लिकेशन करोगे तो पब्लिकेशन के वेबसाइट पे दिया रहेगा कि एमएलए फॉर्मेट में करना है ना, तो उसके अपने अपने फॉर्मेट्स होते हैं, उसके अपने अपने फॉन्ट्स होते हैं, उसके अपने अपने डिजाइन होते हैं, है ना। जैसे हो सकता है कि न्यू टाइम्स रोमन में लिखने को बोला जाएगा, न्यू टाइम्स रोमन में वो पब्लिश करते होंगे, तो इसी तरीके से फॉन्ट डिजाइन ये सारे के सारे प्रोफेशनल लेआउट्स होते हैं। फिर इन्फोग्राफिक, एग्जिबिट्स, हाई क्वालिटी विजुअल्स, सप्लीमेंट्री मटेरियल्स हैं या नहीं है। फिर साइटेशंस रिकॉर्ड, आपके साइटेशंस रिप्यूटेड डाटाबेस में अवेलेबल है या नहीं है ना। फिर प्रिंट कंटिन्यूम, कंसिस्टेंसी, प्रिंट का जो पब्लिकेशन की जो कंसिस्टेंसी है वो है या नहीं है, और कितने कितने समय पे वो पब्लिकेशन हो रहा है। फिर ऑनलाइन अवेलेबिलिटी, आपकी जो टेक्स्ट है जो आपने पब्लिश की है वो ऑनलाइन अवेलेबल है या नहीं है, उसको भी देखना है। फिर क्वालिटी ऑफ वेबसाइट, वेबसाइट की आपको क्वालिटी देखनी है, वो मेंटेन में है, रेगुलरली अपडेटेड है या यूजर फ्रेंडली है। अगर ये सब नहीं है तो आपको उसको छोड़ देना है ना, आपको उसमें आपको पब्लिकेशन में नहीं जाना है, उसमें मतलब वहां पे आपको पब्लिश नहीं करानी है। फिर मल्टीलिंगुअल एबिलिटी, आपको देखना है मल्टीलिंगुअल है या नहीं। अगर मल्टीलिंगुअल है, मल्टीपल लैंग्वेजेस, इंडियन के मल्टीपल लैंग्वेजेस को यूज कर रहा है, तो आप जा सकते हो। मतलब एक सेंस में ये पैरामीटर है, देखने का तरीका है, अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आप जा सकते हो। फिर एथिक्स, एथिकल गाइडलाइंस फॉर ऑथर्स, यहाँ पे ऑथर्स के लिए, स्पेशली राइटर्स के लिए जो पब्लिश कराने गए हैं उसके लिए है। एथिकल पब्लिशिंग प्रैक्टिसेस आप फॉलो करते हो या नहीं। जैसे मैंने बोला ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज कर लेते हैं लोग, है ना, कहीं से कट कॉपी पेस्ट करके और उसके सेंटेंस को चेंज करके वो पब्लिश करा देते हैं, तो ये सारे के सारे प्लेजरिज्म में आते हैं। दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। फिर कहता है कि प्लेजरिज्म प्रिवेंशन, है ना, वहां पे आपके स्टैंडर्ड लिमिट्स क्या हैं। फिर कॉन्फ्लिक्ट विथ इंटरेस्ट डिस्क्लोजर, तो विच मीन्स कि गवर्नेंस, एडिटोरियल बोर्ड मेंबर्स, रिव्यूअर्स, ऑथर्स एंड पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट मस्ट बी डिस्क्लोज्ड, विच मीन्स कि अगर कॉन्फ्लिक्ट है आपके टेक्स्ट में, आपके वर्क में, तो ये डिस्क्लोज होना चाहिए, प्रॉपरली डिस्क्लोज होना चाहिए, प्रॉपरली बताई जानी चाहिए। एआई जनरेटेड पॉलिसी इस पे बहुत स्ट्रिक्ट है। आप अगर एआई का यूज कर रहे हो तो आपका जर्नल जो है या फिर आपका जो पब्लिकेशन है वो खत्म हो जाएगा, उसकी कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी। फिर सजेस्टिव पैरामीटर, इंपैक्ट फैक्टर, देखो इंपैक्ट फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी जर्नल के लिए इंपैक्ट फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। यूजुअली माना जाता है 5 से ऊपर, यूजुअली 8 से ऊपर माना जाता है अच्छी यूनिवर्सिटी के लिए। अगर 8 से ऊपर है तो विच मीन्स आपका जर्नल बहुत ही अच्छा है। मैंने देखा है 5-6 वाले को भी लोग कहते हैं कि अच्छा है। अब इंपैक्ट फैक्टर क्या होता है, सपोज मान के चलो कि आपने 2025 में 100 आर्टिकल पब्लिश हुए, ठीक है। अब 100 आर्टिकल में से आ, कितने साइटेशंस हुए, तो सपोज मानो 300 साइटेशंस हुआ, उस 100 आर्टिकल का 300 साइटेशंस हुआ, तो जितने साइटेशंस हुए अपॉन आर्टिकल, तो ये हो गया 3, विच मीन्स कि इसका इंपैक्ट फैक्टर 3 होगा। तो इंपैक्ट फैक्टर इस तरह से कैलकुलेट की जाती है। सपोज 100 जर्नल पब्लिश हुए और उस 100 जर्नल का 300 साइटेशंस हुआ, और 300 साइटेशंस अगर होता है तो उसको कितना पब्लिकेशन हुआ उससे मतलब डिवाइड कर दिया जाता है, तो निकल के आता है हमारे पास 3, तो उसका इंपैक्ट फैक्टर जो होगा वो 3 होगा, ठीक है। फिर इंडेक्शन इन द रिप्यूटेड डाटाबेस,
विच मीन्स कि रिनाउंड डाटाबेस होना चाहिए। फिर जर्नल इम्पैक्ट क्राइटेरिया पूछता है, कहता है कि सेल्फ साइटेशन स्कोर शुड बी विद इन अ प्रिस्क्राइब्ड रेंज कंपेयर टू पीयर जर्नल। पीयर जर्नल का जो प्रिस्क्राइब्ड जर्नल मतलब प्रिस्क्राइब्ड कह सकते हैं कि रेंज है, उसी के बीच में आपका सेल्फ साइटेशन स्कोर होनी चाहिए। फिर टोटल साइटेशन रेट कितना है ना, पीयर रिव्यू जर्नल का। फिर साइटेशन स्कोर क्या है, जैसा मैंने अभी ऑलरेडी एक्सप्लेन किया, ठीक है। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट यू नीड टू रिमेंबर, दैट यू नीड टू रिक्वायर बिफोर पब्लिशिंग योर जर्नल। अब जब भी जर्नल पब्लिश करने जाना, ऐसे मत कर देना कि 2,000 रुपये देके कर दिया, 4,000 देके कर दिया। आपको इन सारे पैरामीटर्स को देखने पड़ेंगे। अगर इन सारे पैरामीटर्स फॉलो नहीं कर रहा है, मोस्टली पैरामीटर्स अगर फॉलो नहीं कर रहा है, तो आपका जर्नल एक्सेप्टेड नहीं होगा, आपका जर्नल का मान्यता नहीं दिया जाएगा। क्लियर है? तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि अरे मैंने तो पब्लिकेशन किया, मुझे तो पॉइंट ही नहीं मिला। तो अब पहले समय खत्म चला गया, अब स्कोपस में है तो उसको मान्यता मिलता था, लेकिन अब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पीयर रिव्यू की ही वैलिडिटी है। अब स्कोपस खत्म हो चुका है, अब स्कोपस से कोई लेना देना नहीं है। अगर आपको कोई उल्लू बना रहा हो, अगर आपको कोई बोल रहा हो कि भाई स्कोपस में पब्लिश कर लो, इसमें पब्लिश कर लो, उसमें पब्लिश कर लो, तो आपको नहीं सुनना है। यू डोंट हैव टू लिसन टू दोज पीपल। क्लियर है? फिर कहता है कि चॉइस ऑफ पीयर रिव्यू जर्नल। अब वो पैरामीटर अलग है फैकल्टी मेंबर्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, है ना, चूज करना, ये सब सिंपल अपना अपना कमेटी करेगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। बस इतना ही आपको याद रखना है। पब्लिकेशन से पहले इन सारी चीज़ों को, इन सारे पैरामीटर्स को आपको देखना है, समझना है, ठीक है। और दैट्स ऑल। मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है। आई होप ये जो वीडियो है आपको बहुत वैल्यूबल लगा होगा। अगर आपको लगता है कि ये किसी के साथ शेयर करनी चाहिए तो आप जरूर शेयर करो। अब हमेशा याद रखना, अब से जो पब्लिकेशन का जो तरीका है वो बदल चुका है। अब पब्लिकेशन पहले की तरह नहीं होगा, स्कोपस के पीछे नहीं भागना है, ठीक है।